ईटीवी की खास पेशकश सदर ख्वाब की इस कड़ी में मैं शोएब आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत की राजनीति की जब बात होती है तो ये आरोप भी लगातार लगते रहे हैं कि राजनीति में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी नजर नहीं आती। हरियाणा का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों राजनीति में अल्पसंख्यकों की जो हिस्सेदारी है वो लगातार कम होती जा रही है? आज की सदर ख्वाब की इस कड़ी में हम यही देखेंगे। भारत में लोकसभा की सीट 543, मुसलमानों की तादाद 14.2%। इस आबादी के लिहाज से लोकसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 77 सीटों के साथ होना चाहिए था, लेकिन 1952 से लेकर 2014 तक के लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो एवरेज निकलता है महज 25%। हालात विधानसभाओं के भी कुछ जुदा नजर नहीं आते। सवाल ये उठता है कि आखिर लोकसभा, विधानसभा या राजनीति में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम क्यों है, जबकि लगातार ये बातें होती रही है कि आबादी के लिहाज से समुदायों को प्रतिनिधित्व भी मिले ताकि वो अपनी बातों को मजबूती के साथ रख सके। वैसे तो बहुत से कारण हैं और जो कि आमतौर से लोगों को मालूम है। वो एक तो ये है कि मुसलमानों को बहुत कम टिकट मिलते हैं, जितना उनका अनुपात है, जितनी उनकी मुनासिबत है पॉपुलेशन में, उसके हिसाब से बहुत कम मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मिलते भी हैं तो वो जीतते नहीं, उन्हें वोट नहीं मिलते। तो ये तो है आमतौर से जो सब जानते हैं। ये पहली बात तो ये, कोई भी जो समुदाय अल्पसंख्यक है, 15% 14% पॉपुलेशन उसकी है, तो अकेले अल्पसंख्यक वोट से तो वो नहीं जीत पाएगा। उसको अपने साथ में बाकी कम्युनिटीज़ को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी उसके पास पॉलिटिकल पावर उसके पास आ पाएगी। साल 1999 के बाद से हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद बढ़ती रही, लेकिन विजेता मुस्लिम उम्मीदवारों की सूची सिमटती रही। 2014 में 62 सालों में मुस्लिम सांसदों का आंकड़ा सबसे निचले स्तर पर सिमटकर 22 पर आ गया। यह पहला आम चुनाव था जिसमें बेहद कम मुसलमान लोकसभा सदस्य बने। मुस्लिमों के लोकसभा और विधानसभाओं में कम प्रतिनिधित्व को लेकर सच्चर कमेटी ने भी फिक्र जाहिर की थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में ज़कात फाउंडेशन के चेयरमैन जफर महमूद ने भी काम किया था। वो बताते हैं कि यूं तो इसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये है कि देश में बड़ी तादाद में ऐसे चुनावी हलके हैं जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए कर दी गई है। वो ऐसे कई लोकसभा सीटों के उदाहरण देकर समझाते हैं, जिसका जिक्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी हुआ है। वो सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, उसने कहा कि जो इंतखाबी हलके, जो चुनाव क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, स्टेट असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी ऐसी हैं जहां पर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा के मतलब हैं 50%, उससे ज़्यादा 40-45%, बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। तो वहाँ शेड्यूल कास्ट बहुत कम है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, शेड्यूल कास्ट बहुत कम है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जबकि उसके पहले मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो ही चुकी थी, इनजस्टिस हो ही चुका था 1950 में कि शेड्यूल कास्ट के डेफिनेशन में से मुसलमानों को निकाल दिया गया, मुसलमानों को, ईसाइयों को, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मज़हब की बुनियाद के ऊपर निकाला गया उनको। लेकिन ये कि उसके बाद फिर दूसरा जो उनके साथ जतन हुआ उनके साथ जो दिक्कत पैदा की गई, वो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, इंतखाबी हल्के बहुत वो हैं जहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, उनको रिज़र्व कर दिया गया शेड्यूल कास्ट के लिए। तो सच्चर कमेटी ने ये पॉइंट आउट किया। उसने कुछ मिसालें दे करके समझाया था कि इस तरह हमारे पास आई शिकायतें, हमने इन्वेस्टिगेट किया। एक्चुअली सच्चर कमेटी में मैं चूँकि था, लिहाजा मैंने खुद ही इलेक्शन कमीशन को और डिलिमिटेशन कमीशन को और ये आपका सेंसस, रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस ऑपरेशंस को लिखने के अलावा सारे मुल्क के जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, 650 से ज़्यादा हैं, सबको लिखा था। बिकॉज वो सब लोग इलेक्शन ऑफिसर भी हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के। और उसके बाद डेटा कलेक्ट करके तब फिर वो सच्चर कमेटी ने वो रिपोर्ट दी थी।
दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में गिरावट देखी गई। राजस्थान में मुस्लिम विधायकों की तादाद में सबसे ज्यादा कमी देखी गई। वहां की विधानसभा में पिछली बार के 11 विधायकों के मुकाबले अब महज 2 मुस्लिम विधायक हैं। इत्तेफाक से राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के दोनों विधायक सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी के हैं। हरियाणा में भी पहले के 6 मुस्लिम विधायकों के मुकाबले अब 3 विधायक हैं। इनमें से 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट से और एक निर्दलीय चुनाव जीते थे। हरियाणा के पूर्व मंत्री आफ्ताब कहते हैं कि अक्सर नेशनल पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देते हुए थोड़ा हिचकती है, क्योंकि पार्टियों की राजनीति सिर्फ जीत हासिल करने के लिए होती है। ऐसे में कई बार परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो टिकट भी नहीं दिया जाता। आफ्ताब ये भी सवाल उठाते हैं कि हरियाणा में तो कभी राज्यसभा से भी कोई पार्टी मुस्लिम को नहीं भेजती। आफ्ताब इस बात पर जोर देते हैं कि पार्टियों को सिर्फ अपने फायदे से मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस समाज का जितना हक है उसे उतनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए और सभी पार्टियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मुस्लिम क़यादत की बात है जो मैं कहूँगा, उसमें यह है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने जो एक उनको अपना हक मिलना चाहिए पार्टी के नॉमिनेशन के रूप में, वो पिछले मैं कहूँगा 15 वर्षों से बिल्कुल उसमें नज़रअंदाज करना शुरू किया है। और उसकी कारण भी यही है कि पार्टी जब नॉमिनेशन देती भी है तो उसमें जो नतीजा है वो अनुरूप नहीं आता उसके रिस्क, इसलिए पार्टी जो है वो रिस्क नहीं उठाती और उसमें सांसद के तौर पे अब जो है किसी को उसको मिलने की बात जो है वो हो गई है। और इसी तरीके से जब से हरियाणा बना है 1966 से, और मैं कहूँगा जॉइंट 47 से आज तक पंजाब जॉइंट पंजाब, कोई भी मुस्लिम सांसद जो है वो राज्यसभा से भी नहीं चुन के गया है। फिलहाल रुकेंगे अधूरा ख्वाब में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। करीब 1.5 साल पहले 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के आकलन में ये बात सामने आई थी कि निर्वाचित मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद में करीब 35% की गिरावट रही है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली शामिल है। इन राज्यों की कुल विधानसभा सीटें 986 है। इन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के विधायकों की तादाद 2 चुनाव के बीच 35 से कम होकर 20 रह गई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अल्पसंख्यक बहुल चुनाव क्षेत्रों में कई मुस्लिम उम्मीदवारों के चुनाव में खड़े होने और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लगातार गिरावट से उनकी राजनीतिक दलों और मुस्लिम नेताओं के प्रति उदासीनता जाहिर होती है, जिन्होंने अब तक उनका प्रतिनिधित्व किया है। ये पहचान की राजनीति को खारिज किए जाने का नतीजा हो सकता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर अलग रुझान दिखते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा मुस्लिम मेवात में रहते हैं, वहीं पानीपत, यमुनानगर समेत कई जगहों पर मुस्लिमों की आबादी है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 7.2% मुस्लिम हैं, लेकिन राज्य की विधानसभा में सिर्फ 3 मुस्लिम विधायक हैं। तो वहीं लोकसभा या राज्यसभा में सिर्फ हरियाणा से ही नहीं बल्कि हिमाचल और पंजाब से भी कोई मुस्लिम सांसद नहीं। चौधरी आफ्ताब का कांग्रेस से ताल्लुक है, लिहाजा वो कांग्रेस की तो तारीफ करते हैं, लेकिन वो इस बात को दोहराते हैं कि हिस्सेदारी सही न मिलने से मुसलमान पिछड़ रहा है और राजनीतिक पार्टियां इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं। मैं कह सकता हूं कि पिछली विधानसभा में जो है 5 विधायक थे हरियाणा में। अब की बार पार्टियों ने टिकट तो दिए, लेकिन सिर्फ 3 ही विधायक जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के बने। और ये यही है कि पार्टी जो है वो नुमाइंदगी के तौर पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आज 7% हरियाणा में जो लेटेस्ट सेंसस है उसमें कह सकते हैं 7% मुस्लिम माइनॉरिटी है, और उसके हिसाब से जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो मात्र 3 या 4% आती है। वो सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों को भी और राजनीतिक दलों को भी इस तरीके से पार्टियों को नुमाइंदगी देनी चाहिए, जिससे कि उनके ज़्यादा लोग आके जीत के बने और उनकी एक नुमाइंदगी हो सके। और उनके सही नुमाइंदगी होगी तो उनके मसाइल हैं जो उनकी खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है? खामियाजा ये कि जो उनके मिसाइल हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज में तो जो उनकी मिसाइल थे उन्होंने ना देख के एक विधायक जो था कांग्रेस पार्टी पे था, दोनों 2005 में 2009 में। लेकिन जब काम की बात देखें तो हम ये बड़े फख्र से कह सकते हैं कांग्रेस राज में 5000 करोड़ रुपए मेवात जिले को बना के और उसमें अल्पसंख्यक
बहुल क्षेत्र है उसमें विकास के लिए, चाहे शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, पीने के पानी की बात करें, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और मूलभूत सुविधाएं देने की बात करें, एक बहुत बड़े पैमाने पे उस पर काम हुआ और वो हम ये चाहते थे वो चले। उसमें कहीं फिर रोक लग जाती है जब प्रतिनिधित्व कम होता है, संख्या के आधार पर कम हो जाता है। तो इसी तरीके से इसको मजबूत करने के लिए मैं मानता हूँ कि इसे ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको नुमाइंदगी का मौका दिया जाए। हरियाणा के मेवात इलाके में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। इस इलाके का प्रतिनिधित्व आजादी के बाद से कई बार मुस्लिम सांसदों ने किया, लेकिन परिसीमन हुआ तो ये इलाका फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों लोकसभा सीटों में बट गया और 90 के बाद से कभी यहाँ कोई मुस्लिम सांसद नहीं जीता। सामाजिक कार्यकर्ता इकरामुद्दीन सवाल उठाते हैं कि अगर इतने बड़े मुस्लिम इलाके से कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं बन सकता तो फिर सरकार क्या दिखाना चाहती है। सिर्फ आज की बात नहीं है, इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखना पड़ेगा। जब आप हरियाणा की बात करते हैं तो जब ये स्टेट अलग अलग बने, हरियाणा और राजस्थान, तो आप इस बात पे गौर करेंगे कि जो मुस्लिम आबादी है उसे आधा हरियाणा में रखा गया और आधा अलवर के रूप में राजस्थान में रखा गया। ये पहली डिस्क्रिमिनेशन वहीं से शुरू हुई। अगर ये सारे मेवात के मेयों का इलाका एक होता तो इनका रिप्रेजेंटेशन आज़ादी के दिन से लेके आज तक एक एमपी के रूप में हमेशा होता। लास्ट टाइम जो फरीदाबाद या हरियाणा से एमपी बने हैं माइनॉरिटी के, वो 88 में थे। 88 के बाद आज तक कोई भी मुस्लिम एमपी हरियाणा से नहीं बना। इसके लिए दोबारा वही सरकार की नीति, अफसरशाही जिम्मेदार है। फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों में मुस्लिम आबादी को आधा आधा करके बांट दिया गया है कि किसी भी जगह से एक प्रतिनिधि ना चुना जाए। अगर नूह, फिरोजपुर, जिरका और इन सारे इलाकों को मिला के एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी बना दिया जाए तो आज भी बड़े आराम से एक प्रतिनिधि बन सकता है। हरियाणा में तो बहुत बड़ा इलाका मेवात का है, इनफैक्ट वो हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। तो वहाँ पर तो 80-90% पॉपुलेशन मुसलमानों की ही है, तो वहाँ तो जाहिर है हमेशा मुसलमान ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि हमेशा ही आता रहा हो। और उसके बावजूद जो पूरे देश का, पूरे मुल्क में जो सबसे पिछड़ा इलाका है वो वही इलाका है। मतलब सारे देश में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका वही इलाका है मेवात का, जहाँ पर मुसलमान 80-90% है। तो अब ऐसा क्यों है, ये तो किसी भी सरकार को अपने से ही पूछना चाहिए। वो तो जाहिर है, इसको तो ओपन और साफ ये कहा जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन है, तासुब है, लोगों के जहन साफ नहीं हैं, अफसरों के जहन साफ नहीं हैं, गवर्नमेंट्स के भी जहन साफ नहीं हैं। सच्चर कमेटी की मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हालात पर ऐतिहासिक रिपोर्ट 2006 में आने के बाद केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को दुरुस्त किया गया और मुस्लिमों के लिए कई क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। मुसलमानों की स्थिति में इस 7 साल में आए बदलाव का पता लगाने के लिए अगस्त 2013 में जेएनयू के प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अगुवाई में कमेटी बनाई गई। पिछले दिनों कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी भी। इसमें पता चला कि मुसलमानों की तरक्की का ग्राफ तो कमोबेश जस का तस है। बेशक कुछ मोर्चों पर राहत है, लेकिन उन्हें उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता। सच्चर कमेटी ने बहुत से डेटा दिए और डेटा सारे गवर्नमेंट के हैं। सच्चर कमेटी ने कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया, गवर्नमेंट का डेटा है, उसी को एनालाइज किया, उसी को पेश किया। तो उसने एक ग्राफ दिया है पूरे मुल्क के गाँव का, जहाँ पर एक तो ग्राफ बनाया उन्होंने, एक लाइन तो खींची कि जहाँ पर मुसलमान 0 हैं अगर, तो वो 0 नीचे को आ गया, और मुसलमान 100% हैं तो ग्राफ यूँ चला गया। पूरे गांव, जितने देश के गांव हैं, वो सारे का एक ग्राफ बना लिया। उसके बाद उन गाँवों में अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है, स्कूल हैं, सड़कें हैं, अस्पताल हैं, ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, और कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, इसका ग्राफ बनाया। तो वो ग्राफ उल्टा बनता है। चलिए, अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। कुंडू कमेटी ने सुझाव दिया कि अत्यंत पिछड़ी मुसलमान जातियों को ओबीसी कोटे के दायरे में रखा जाए। इसी तरह मुस्लिम दलितों को ओबीसी से एससी कोटे में डाला जाए।
कुंडू कमेटी की एक महत्वपूर्ण सिफारिश है कि SC/ST एक्ट की तर्ज पर मुस्लिम विरोधी भेदभाव के खिलाफ कानून लाया जाए। प्रोफेसर कुंडू का कहना है, कई नेता गोल टोपी पहनकर मुस्लिम बिरादरी की भलाई के पैरोकार बन जाते हैं, लेकिन भेदभाव कायम है। वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं कहां है और क्या कर रही है? मुस्लिमों के सामाजिक शैक्षिक संगठन अगर खुद को बहुत सक्रिय और जागरूक बताते हैं तो आंकड़ों में वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता? क्यों अभी भी शिक्षा में मुस्लिम बच्चों का आंकड़ा बहुत ज्यादा सोचनीय है? जितने दूसरे धर्म हैं उन सब के मानने वालों के मुकाबले में, इवन शेड्यूल कास्ट के मुकाबले में मुसलमान हर फील्ड में पीछे हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, तीनों फील्डों में मुसलमान काफ़ी पीछे हैं सबसे, और अनएम्प्लॉयमेंट में आगे हैं, अस्पताल की लाइनों में आगे हैं। ये मतलब जितनी खराबियां मुमकिन हैं, ड्रॉप आउट रेट्स में आगे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो वो तो जाहिर है मुसलमान पिछड़े हुए हैं, और वो क्यों पिछड़े हुए हैं वो ये बताया उन्होंने। बहुत सी वजह बताई थी, लेकिन एक मेजर वजह जो है वो ये बताई थी कि मुसलमान इस वजह से पिछड़े हैं। आबादी के लिहाज से सियासत में हिस्सेदारी के न होने से मुसलमानों को कई मायनों में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनकी समस्याएं जोर शोर के साथ नहीं उठ पा रही, न ही ऐसी नीतियां बन रही जिससे बड़े नतीजे सामने आए। आज भी 18% से ज्यादा शहरी मुस्लिम शिक्षित युवा बेरोजगार है। अन्य ओबीसी के मुकाबले मुस्लिम ओबीसी में 50% गरीबी है। उच्च शिक्षा में 3% मुस्लिम युवा ही आते हैं। सवाल ये भी उठता है कि जो भी उच्च वर्ग का मुसलमान तबका है, उसने अपनी पिछड़ी कौमों को अंधेरे से निकालने में मदद क्यों नहीं की? वो नेता, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के बड़े लीडर आखिर किस सामाजिक लड़ाई में भागीदारी कर रहे हैं जो पसमानदा तबकों को उनके हालात से निकालने में मददगार नहीं बन पाते? कि इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हम हैं, हमारे साथी हैं, और जो मुस्लिम समाज में अच्छे पदों पे और अच्छे तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं किसी दूसरी कम्युनिटी से। मुसलमानों की 36 पिछड़ी जातियां हैं और एक पूरे देश के भूभाग में वोट बैंक के रूप में इनका इस्तेमाल सालों से किया जाता रहा है। लेकिन ये बहुत अजीबोगरीब बात है कि उनके विकास और कल्याण की योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां आखिर असरदार क्यों नहीं बन पा रही? वो कब अपना असर दिखाएगी? माइनॉरिटी कमीशन बेशक बना, लेकिन इसके सदस्य अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय के प्रति भी एक उदासीन रवैया ही सामने आता रहा है। बिरादरी में पिछड़ापन और नाइंसाफी गिराने वाली ताकतों के खिलाफ वो कम ही बोलते देखे गए। दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर तैनात अमित शर्मा कहते हैं कि इस मामले में अब मुस्लिमों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक को पहचानना पड़ेगा और राजनीति में दखल को बढ़ाना होगा। जागरूकता लाने वाला एक इशू है सबसे पहले तो, और जागरूकता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। तो अगर जो मैं पहले भी एक बार बात कर रहे थे हम लोग कि 4% जो मुस्लिम्स हैं वो ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उसका परसेंटेज बढ़ता है तो मान लीजिए अगर आपको 50% 60% लोग ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, उसके बेटर एजुकेशन करते हैं, तो ये लोग ज़्यादा असर्टिव होंगे। और दूसरा इसके अलावा ज़रूरी ये भी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेशन रखें अपना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से परहेज ना करें तो शायद बेटर होगा। वंस दे आर इनसाइड द पार्टी दे कैन मेक श्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी में बी प्रोटेक्टेड। सरकारी नौकरियों, साक्षरता और गरीबी के मामले में मुस्लिमों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। पूरे राष्ट्र की साक्षरता औसत 65% है, जिसमें मुस्लिमों की साक्षरता दर मात्र 59% है। लगभग सभी राज्यों में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी आबादी में उनके हिस्से से कहीं कम है। IAS और IPS में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 2 से 3% ही है, और ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस स्थिति के लिए दोषी किसको ठहराया जाए, मुसलमानों को, उनके नेतृत्व को, या फिर सरकार को? ये मुद्दा बहुत उलझा हुआ है। हरियाणा में इन दिनों पंचायत चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। पंचायत के इन चुनाव में कोशिश सबकी जीत को लेकर हो रही है। प्रतिनिधित्व गांव के लिहाज से इन चुनाव में भी खास मायने रखता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी वाले गांव में मुस्लिम सरपंच के जीतने के चांस ज्यादा होते हैं और गैर मुस्लिम गांव में गैर मुस्लिमों के। लेकिन ये बात अब समझनी होगी कि राजनीति में हिस्सेदारी को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो और ज्यादा पिछड़ापन अल्पसंख्यकों में आएगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी वर्गों की हिस्सेदारी होना बेहद जरूरी है, लेकिन जो हालात है वो सोचने को मजबूर करते हैं। यकीनन इनको बदलने की जरूरत है। फिलहाल अदर ख्वाब की आज की इस कड़ी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। देखते रहिए ETV न्यूज़।